नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मोदी के जन्मदिन को बीजेपी देश भर में सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। ऐसे में देहरादून में भी सीएम धामी ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ का भी फ्लैग ऑफ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाते हुए कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, डीएम सवीन बंसल समेत तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। स्वच्छता के प्रति आदरणीय मोदी जी की सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सबको प्रेरित करता है कि इसलिए आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी आज इस स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इसकी शपथ भी ली है। ये स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर को संपन्न होगा और इसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जो स्वच्छ भारत का मिशन शुरू किया था, जिसके कारण से देश के अंदर स्वच्छता के प्रति हर एक के मन में एक स्वच्छता के प्रति जागरूकता का भाव उत्पन्न हुआ था, उसके 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह इस ऐतिहासिक और दूरदर्शी मिशन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुंचाया है। पिछले 10 वर्षों में देश भर के अंदर करोड़ों शौचालयों का निर्माण हुआ है। कचरा प्रबंधन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है और सफाई को लेकर आम लोगों में जागरूकता आई है। हमारा उत्तराखंड भी स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को वर्ष 2017 में देश का चौथा ओडीएफ राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ था। अब तक राज्य में कुल 5,37,000 से अधिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही 2600 से भी अधिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स उनका भी निर्माण किया गया है। 9,000 से अधिक गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य पूरा किया गया है और 77 विकास खंडों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की इकाइयां स्थापित कर ली गई हैं। मार्च 2025 तक हमने लक्ष्य रखा है कि राज्य के 100% गांवों में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वच्छता के क्षेत्र में नगर निगम देहरादून के द्वारा भी जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। नगर निगम द्वारा आम जन की सफाई से संबंधित समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु स्वच्छता कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो कि 24x7 चालू रहता है। सफाई सुनिश्चित करने हेतु 8 टीमों का गठन करने, विभिन्न स्थानों पर जीवीपी हटाने और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने जैसे अनेक प्रयास शहर के सफाई अभियान को नई दिशा दे रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 5 सबसे अच्छे शहरों में हमारे राज्य की हमारी राजधानी देहरादून को भी सम्मिलित किया गया है। यह निश्चित ही हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम अपने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरा एवं प्रदूषण मुक्त बनाने में कामयाब रहे हैं। इसी क्रम में अभी जो हमने नीचे स्वास्थ्य शिविर इनका भी उद्घाटन किया है, वह स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, इस वर्ष के स्वच्छता अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखी गई है, जिसके जरिए संदेश हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है कि जन जन के स्वभाव और संस्कार में स्वच्छता की भावना होनी चाहिए। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम के बाद हम विकास खंडों के लिए स्वच्छता रथों को भी हरी झंडी दिखाकर
रवाना करेंगे। शासन प्रशासन के स्तर पर हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन यह प्रयास 100% तभी सफल होगा जब इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित होगी, हर एक जनमन इसमें शामिल होगा। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। इसलिए मैं आप सभी से आज इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि इसे केवल एक दिन का औपचारिक कार्यक्रम न बनाकर, केवल एक सरकारी अभियान के रूप में इसको न देखकर, बल्कि इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा, अपनी दिनचर्या के जिस प्रकार से हम अनेक भाग करते हैं, उस भाग में एक भाग हमको स्वच्छता का भी बनाना होगा। भाइयों बहनों, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए साफ सफाई जितनी जरूरी होती है, उतना ही हमारे जो पौधारोपण हम करते हैं, पेड़ पौधे, उनका संरक्षण भी जरूरी है। इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। पर्यावरण के जरिए हम अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने जो यहाँ पर पौधारोपण किया है और जो स्वच्छता की शपथ ली है, वह हमारे राज्य को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर अपने आसपास साफ सफाई की जिम्मेदारी लें और एक स्वच्छ एवं स्वस्थ उत्तराखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। हम सब बढ़ेंगे ना? बताइए, आप सब लोग बढ़ेंगे ना आगे? तो जोर से जरा हाथ उठा के बोलिए, करेंगे ना सफाई? चलिए मेरे साथ सभी शपथ दोहराएंगे। अपना हाथ आगे कर लीजिए सब लोग। सावधान, कुछ बच्चे अभी इधर उधर देख रहे हैं, जरा सब सावधान हो जाइए। इधर भी। चलिए शपथ शुरू करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और न ही गंदगी होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम मेरे समस्त गांव, प्रदेश एवं देश को खुले में शौच मुक्त, स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्म दिवस पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी अपनी विधानसभा में स्वच्छता अभियान चलाया है। वहीं सफाई करते हुए जिन दुकानदारों के आसपास गंदगी फैली दिखाई दी, उनके विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने गंदगी न फैलाने की नसीहत भी दी है। इस मौके पर पूरे कोटद्वार वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए रितु खंडूरी ने कहा है कि स्वच्छता के प्रति पहले हमें खुद जागरूक होना चाहिए, फिर आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए।
प्रयास ये रहता है कि हम खुद जागरूक हों, हमारे साथ जितने बच्चे चल रहे हैं, आंगनबाड़ी के लोग चल रहे हैं, पर्यावरण मित्र चल रहे हैं, वो जागरूक हो, साथ ही साथ जनता भी जागरूक हो। और हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि कोटद्वार को हम स्वच्छ और साफ कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें सोच दी है, जो संस्कार दिए हैं, उस पर हम चलने का पूरा ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। आज उनका दिवस भी है और मैं कोटद्वार वासियों की ओर से उनको खूब सारी बधाई, खूब सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बाबा सिद्धबली से प्रार्थना करती हूँ कि वे दीर्घायु रहें और जिस तरह से हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे ही देश का कुछ जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार देश की जनता ने उन्हें देश की सेवा करने का मौका दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देश और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है, उससे पूरे विश्व में भारत की छवि सुधरी है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। लगातार तीसरी बार देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के पद पर सेवा करने का मौका दिया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से उन्होंने इसको अर्थव्यवस्था को सुधारा है, जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत की छवि सुधरी है, जिस तरीके से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, जिस तरीके से उत्तराखंड के धामों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दिया है और उसके साथ साथ उनका कायाकल्प करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे, हम आर्थिकी में और मजबूत होंगे और देश की जनता का प्रेम और आशीर्वाद और सहयोग हमेशा प्रधानमंत्री के साथ ऐसे ही बना रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं उनके जन्मदिन की अग्रिम स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान यह कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक जारी भी रहेगा। साथ ही प्रदेश भर के समस्त निकायों में करीब 1100 से अधिक कार्यक्रम आयोजित भी किए जाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन से 1 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम के साथ ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। बता दें कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। देखिए, स्वच्छता ही सेवा है। माननीय मोदी जी ने 2014 में जिस प्रकार से इसका आह्वान किया था पूरे देशवासियों को, और 10 साल आज होने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि देश भर में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के इस आह्वान को जनता ने हाथों हाथ लिया, और उसका फिर से आज यानी कि माननीय मोदी जी का जन्मदिन है, उनसे उस 17 तारीख से लेके और 2 अक्टूबर माननीय अपने महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती तक इस पखवाड़े को हम मना रहे हैं। और इसका नाम भी हमने एक बहुत सुंदर नाम दिया है, चूँकि मैं दिल्ली बैठक में था, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। और अब पूरे प्रदेश भर में हम इसमें कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, 17 तारीख से 30 तारीख तक प्रत्येक निकाय में हम लोग वृहद सफाई अभियान चलाएंगे। 18 तारीख से 25 सितंबर तक उस क्षेत्र में पढ़ने वाले स्कूलों में कला निबंध प्रतियोगिता नुक्कड़ नाटक करके जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। 21 सितंबर से 29 सितंबर तक हर निकाय क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 30 सितंबर को जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, हालांकि आप जानते हैं हमारी सरकार ने बहुत उनके लिए काम किए, उसके बावजूद उनके लिए स्वास्थ्य शिविर लगाने का काम करेंगे। 1 तारीख और 2 तारीख में स्वच्छ भारत दिवस के तहत नुक्कड़ नाटक, जन जागरूकता अभियान आदि विभिन्न कार्यक्रम करके इस पखवाड़े का। केदारनाथ चुनाव को लेकर कांग्रेस इन दिनों पूरी तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी भी उत्तराखंड में डेरा डाले हुए हैं। केदारनाथ चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या प्राथमिकताएं हैं और कैसे कांग्रेस उत्तराखंड में अपना वर्चस्व कायम करेगी, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा से खास बातचीत की है। कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तराखंड में आपका दौरा चल रहा है, किस तरह की चुनावी माहौल भी आप लोग बना रहे हैं और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? कांग्रेस से किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग लोगों से?
ये मेरा एक रूटीन का विज़िट है। मेरे को शैलजा जी के साथ अटैच किया है उत्तराखंड के मामलों के लिए पार्टी के। तो रूटीन की विज़िट है। मैं यहाँ ज़रूर है पहली बार आया हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ कांग्रेस का हर जगह वर्कर है, बड़े नेता है, संगठन है, तो सब चीज़ें ठीक है। सर अक्सर आपने देखा होगा कि उत्तराखंड जिस तरह से जो राज्य है अक्सर यहाँ पर ऐसा होता था कि एक बार बीजेपी सरकार रहती थी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार ये ऐसा नहीं हुआ। इस बार कांग्रेस की सरकार आनी थी लेकिन वो बीजेपी की आ गई। अगर इस मिथक को देखें तो इस मिथक को आप कितना देखते हैं और क्या मानते हैं अब आगे आने वाले समय में आप लोग किस तरह से तैयार भी हैं कि आप एक बड़ी चुनौती बीजेपी को दे सकें उत्तराखंड के लिहाज से? देखिए, बीजेपी दिल्ली से लेकर देहरादून तक और नीचे, वो एकदम झूठ की पार्टी है। लोगों को मूर्ख बनाने में माहिर है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने में माहिर है। उन्होंने यहाँ भी वही ट्रिक किए, वो सत्ता में दोबारा लौटी, लेकिन आप देखिए उनके मुख्यमंत्री हार गए। सोचिए बीजेपी की पॉपुलैरिटी क्या होगी उत्तराखंड में, जिनका सिटिंग चीफ मिनिस्टर हार जाता है। लोगों से झूठे वादे किए, विकास नाम पे कोई चर्चा नहीं की, ना उस पे काम किया। हम अभी उत्तराखंड में जो केदारनाथ धाम है उसका दौरा करके आए हैं। हमने वहाँ देखा है किस तरह से भाजपा ने उस धाम को एक डिस्ट्रक्ट करने का काम किया है। तो ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलते ही काम नहीं करते। उसी भावनाओं में, क्योंकि हिमालय के लोग हैं, हम लोग पहाड़ी लोग हैं, भोले लोग होते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं। ये बहकाया इन लोगों ने, लेकिन अब जनता को धीरे धीरे पता लग रहा है कि ये लोग जो बोलते हैं वो झूठ है। जी, लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाता है कि जैसे लोकसभा भी हुए विधानसभा इलेक्शन के साथ-साथ, तो क्या माने कि लोकसभा में भी आप एक भी सीट नहीं बचा पाए? हालाँकि 2009 में भी आपका वर्चस्व रहा जब पाँचों सीटें कांग्रेस के पास थी। लेकिन अब एक भी सीट ना होना तो कहीं न कहीं आप इसको मानते हैं कि कहीं न कहीं जनता नाराज़ है कांग्रेस से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वही बात है जो मैं कह रहा हूँ। ये लोग पहाड़ी लोग हैं, हम लोग भोले लोग हैं। आप पूरे देश का माहौल देखेंगे, बदल गया है। हम लोग भोले लोग हैं, इन्होंने हमारे से झूठे वादे किए, उसमें जनता बह गई। लेकिन अब धीरे-धीरे उसके बाद 2 बाई इलेक्शन भी हुए। बद्रीनाथ जी का इलेक्शन हुआ, मैंगलोर का इलेक्शन हुआ, उसमें कितने शानदार तरीके से पार्टी जीती है। लोगों को इनका ये बेनकाब हो चुके हैं, इनका पता लग गया है लोगों को। तो उपचुनाव में एक बूस्ट अप मिला है कांग्रेस को, क्या मान रहे हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल हमारा वर्कर जागृत है। सब कार्यकर्ताओं से नेताओं तक सब लोगों ने मिल के काम किया और हम जीते। अच्छा भाई साहब, जिस तरह से आप लोग कहते हैं आप अयोध्या में जीते, आप बद्रीनाथ में जीते, क्या केदारनाथ में भी वही फोकस कर रहे हैं आप लोग कि धामों के को जीता जाए पहले? देखिए, रामेश्वर जीते, चित्रकूट जीते, अयोध्या जीते, बद्रीनाथ जी जीते। आपको इससे पता लग जाना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है। ये जो इनका छद्म धर्मवाद और छद्म राष्ट्रवाद है, जिसके भी यहाँ पे ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वो भगवान भी नहीं चाहता कि ये लोग इसका प्रयोग राजनीति के लिए करें। कानून व्यवस्था पर लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को? हालांकि अब स्थिति नजर आ रही है कि कितनी चरमराई हुई है कानून व्यवस्था, लेकिन कांग्रेस इसको किस तरह से देख रही है और किस तरह से आप मुद्दा भी उठा रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के या फिर अन्य सुरक्षाओं को लेकर के? देखिए, कानून व्यवस्था, विकास, महिलाओं से जुड़े अपराध, उत्तराखंड स्टेट सेंसिटिव भी है क्योंकि इसका बॉर्डर आपका चाइना और नेपाल के साथ लगता है, और जिस तरह से वहाँ पे गतिविधियाँ ये लोग कर रहे हैं, वो एक बहुत चिंता का विषय है। ये प्रदेश में कानून राज ना होके क्राइम का राज लग रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। उसको लेके हमने राज्यपाल महोदय से भी बात किया था, उनको ज्ञापन दिया था, उनसे अनुरोध किया था कि आप इसमें इंटरफेयर करें। किसी भी क्राइम में, खासकर महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उसमें भाजपा के पदाधिकारी और नेता संलिप्त है। तो ये एक चिंतनीय विषय है। इसके ऊपर कांग्रेस हमेशा लड़ाई जारी रखेगी। आपने प्रतिष्ठा यात्रा भी निकाली है केदारनाथ में, किस तरह का रिस्पॉन्स उस प्रतिष्ठा यात्रा का आया और लोगों को किस तरह से जोड़ा आपने कांग्रेस के साथ? देखिए, जिस तरह से इन्होंने केदारनाथ के साथ जो कर रहे हैं, ये भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं लोग। तो ये हमने वहाँ जाके जो चीज़ें देखी, वहाँ तीर्थ पुरोहितों से बात किया, वहाँ के व्यापारियों से बात किया, डंडी कंडी वालों से बात किया, घोड़ों वालों से बात किया,
सब लोग इनसे नाराज़ हैं क्योंकि इन्होंने किसी के लिए भी कोई काम नहीं किया है। वहाँ मल्टी स्टोरीज बना दी, आपने उसका जो स्लोप है वो साउथ वार्ड कर दिया, जो शिवलिंग की तरफ पानी चढ़ता उत्तर की तरफ बहता था वो अब साउथ की ओर आ रहा है। तो ये चीज़ें सारी ठीक नहीं है। इन्होंने सोना चोरी कर लिया, इन शिला ले जाके दिल्ली में मंदिर बना रहे हैं। कृष्णाबाई गुफा का नाम मोदी गुफा रख दिया और उसके 1100 शुल्क भी लगा दिया। गरीब आदमी उसको दर्शन भी नहीं कर पाएगा। एक तपस्या का स्थल था, एक देवी का, एक महिला का, जो इन्होंने ये चीज़ें की और लोकल बिजनेस ख़त्म कर दिए, बाहर के ले आए लोग। तो इस तरह से यात्रा कोई सुचारू रूप से इस साल नहीं कर पाए। एक छोटा सा पैच है, ये 3 किलोमीटर का रास्ता तक नहीं खोल पाए उसके लिए, यात्रा के लिए। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और इस पे सरकार को सोचना चाहिए और तीर्थ यात्रा और जो पवित्रता है भगवान केदारनाथ की, उसे भंग कर रहे हैं ये लोग। अच्छा भाई साहब, क्योंकि ये भी देखने में आ रहा है कि अक्सर राहुल गांधी को घेरने में रहती है बीजेपी और हाल फिलहाल में आरक्षण के मुद्दों पर राहुल गांधी को घेरने का काम किया जा रहा है। किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या वाकई ही आरक्षण को लेकर के इस तरह की बातें कही हैं राहुल गांधी ने? देखिए, मैंने पहले ही कहा है, भाजपा झूठ की फैक्ट्री है। ये किस टाइम क्या बोल जाए कोई पता नहीं है। ये देश में माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। ये देश का जो इनको एक्चुअली देश की समझ ही नहीं है। साउथ से लेकर नॉर्थ तक और ईस्ट से लेकर पूरब तक ये जो देश बना है, ये विभिन्न उसके रीति रिवाजों, विभिन्न लोग हैं यहाँ, विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, ये एसिमिलेशन है। आइडिया ऑफ इंडिया इनको पता ही नहीं है क्या है। तो उस चीज़ों को ये उससे भड़काने के लिए, लोगों को इमोशनली भड़काने के लिए झूठे बयानबाजी करते रहते हैं। प्रोपोगेंडा चलता रहता है। राहुल जी के खिलाफ आज का नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एक ही नेता है जो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं खड़े होकर, मजबूत होके। एक ही ऐसे नेता है जिनको पूरे देश की जनता प्यार करती है। एक ही ऐसे नेता है जिनके अपना सेक्रीफाइसेस है फैमिली के, बहुत बड़ा त्याग है उन लोगों का। तो ये लोग उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा करते रहते हैं। अच्छा भाई साहब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन है, किस रूप में आप देख रहे हैं? कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ रही है वहाँ पर चुनाव? कांग्रेस आप देखेंगे कुछ दिनों में, रिजल्ट आएगा अक्टूबर फर्स्ट वीक में। हम जम्मू कश्मीर भी जीतेंगे, हम हरियाणा भी जीतेंगे। अंतिम सवाल बस यही है कि आपको सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं आप? मेरा सौभाग्य है कि एज ए सेक्रेटरी AICC मेरे को उत्तराखंड असाइन हुआ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तीर्थ की गंगा यमुना की धरती है। हिमाचल की तरह ये भी पहाड़ी राज्य है। ऐसी स्थितियां है तो बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिलेगा बेहतर तरीके से। मैं अपना जो काम है उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। धन्यवाद भाई साहब, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। सह प्रभारी जी को आप सुन रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।